दूसरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतीत के झरोखे से इस पुस्तक पर ये वीडियो की तीसरी कड़ी है। दूसरे वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि 1 फरवरी 1986 को राम जन्मभूमि के अंदरूनी भाग में, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के अंदरूनी भाग में, जिसमें 3 गुंबद बने हुए थे, उसमें जो 5 जनवरी 1950 को जो ताला लगाया गया था उसको खोलने का आदेश उस समय के जो जिला जज थे KM पांडे जी ने 1 फरवरी 1986 को दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। अब हम तीसरे वीडियो, जो ये वर्तमान वीडियो है, इस तीसरे वीडियो में 3 खंडों को इसमें समाहित करेंगे। 5वां खंड है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए शिलान्यास। उसके बाद है कार सेवा में बलिदानी आहुतियाँ, और जो 7वां खंड है, 7वां खंड जो है बाबरी मस्जिद ढांचे का ध्वंस। इन तीनों खंडों को हम इसमें इस तीसरे वीडियो में समाहित करेंगे। सारांश में इसको हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ था इसमें। इस बात का तो आभास हो ही गया होगा कि जब 1 फरवरी 1986 को जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के अंदरूनी आंगन का, अंदरूनी हिस्से का जब ताला खुला, जिसमें 3 गुंबद बने हुए थे, और उस ताला खुलने के बाद जो जहाँ पे रामलला का प्राकट्य हुआ था, प्रकट हुए थे, बीच वाले गुंबद के नीचे, वहाँ पे पूजा अर्चना एक अब जन सामान्य की पहुँच का हिस्सा हो गया था। सभी लोग उसके, लाखों लोग उसके अंदर जा कर के पूजा अर्चना कर रहे थे। इससे हिंदू जनमानस में एक बड़ी ज़बरदस्त लहर पैदा हुई कि राम जन्मभूमि जो विवादित परिसर है, जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ है, हिंदू की आस्था के अनुसार मानते हैं कि उसी स्थान पे जो तीसरा बीच वाला गुंबद है वहाँ पे हुआ है। तो उसकी आस्था और दृढ़ हुई कि अब इस पे मंदिर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार अब ये जो अगले उसमें नेक्स्ट स्टेप में, अभी तक इसमें जो संगठन जुटे हुए थे, इसमें खास करके विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कुछ दूसरे और भी इनके आनुषंगिक संगठन जो थे वो इसमें लगे हुए थे। और ये आंदोलन इसके बाद जब ये दरवाज़ा जब खुलता है, ताला जब खुलता है, इसके बाद ये आंदोलन बहुत तेज हो जाता है। इस आंदोलन को लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का आंदोलन जो है उसको बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, और इसके लिए एक के बाद एक कार्यक्रम आने लगते हैं। और इसके लिए सभी जितने भी संगठन हैं, हिंदुओं में एक तरह से नवजागरण जैसा अभियान चलता है। इसी कालखंड में विज्ञान भवन में श्री राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम को फलीभूत करने के लिए एक धर्म संसद का आयोजन होता है 3 अप्रैल 1989 को, 89 को। और इस धर्म संसद में शिलान्यास की घोषणा कर दी जाती है, और यह घोषणा 9 नवंबर 1989 के लिए, कि 9 नवंबर 1989 को इस राम जन्मभूमि परिसर में शिलान्यास किया जाएगा, भव्य मंदिर के लिए शिलान्यास किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा हुई, और उसी के अनुरूप अब इन्होंने आगे का कार्यक्रम बनाया। आप इनका कार्यक्रम क्या था? इसके लिए पूरे भारत में इन्होंने कहा, ये जितने दल थे, विश्व हिंदू परिषद और उसके जितने आनुषंगिक संगठन थे, बजरंग दल रहा हो या RSS रहा हो, इवन प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल थी। इन्होंने घोषणा की, इन्होंने ये कार्यक्रम घोषित किया कि पूरे भारत के गांवों, कस्बों और नगरों में
शिला पूजन का एक बृहद कार्यक्रम घोषित किया गया। बृहद कार्यक्रम घोषित इसमें इस प्रकार से किया गया कि करीब ये माना गया कि 3 लाख गांवों से, और इस बृहद कार्यक्रम में ये रखा गया कि श्री राम लिखी हुई शिलाओं को पहले उन गांवों में पूजित किया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी, फिर उन शिलाओं को केसरिया कपड़े में, लाल कपड़े में लपेट करके बाकायदा एक सजे हुए किसी गाड़ी पे रख करके, रथ पे रख करके उसको नगर और शहर और कस्बे में घुमाया जाएगा, और घुमाने के बाद फिर उस शिला को एक निश्चित स्थान पे पहुंचाया जाएगा, जहां से उनको एकत्र करके अयोध्या भेजा जाएगा। इस तरह से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ये तैयार हुआ, और इससे बहुत जागरूकता बढ़ी। मैं बहुत शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस समय धूम मची हुई थी, नगर नगर, गांव गांव, कस्बा कस्बा, कि यहाँ किस तरह से ये शिला पूजन हो रहे हैं। शिला पूजन ही नहीं हो रहे थे, शिला पूजन का बाकायदा उसका शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, और शोभा यात्रा निकाल करके, और ये कार्यक्रम करीब 4 महीने तक चला था। 4 महीने तक इस कार्यक्रम को चलाया गया, और ये शिलाएँ जो हैं अयोध्या पहुँची थी, और इनको पहले फ़कीर राम मंदिर में इकट्ठा किया गया था, पर उनके परिसर में इकट्ठा किया था, बाद में वहाँ से हटा करके रामघाट स्थित मंदिर निर्माण कार्यशाला में परिसर में वहाँ पे इनको वहाँ पे रखा हुआ है। अभी वहाँ पे रखे हुए हैं सारी ईंटें। राजनीतिक परिदृश्य था कि डेट घोषित हो चुकी थी कि 9 नवंबर 1989 को वहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे वो नारायण दत्त तिवारी थे। राजनीतिक हलचल बहुत तेज़ थी। राजीव गांधी भी बड़े दबाव में थे। शाहबानो केस के बाद ये स्थिति बनी थी कि हिंदू भी काफ़ी दबाव बनाए हुए थे कि पहले तुष्टीकरण, और उसके बाद इस तरह का ये मामला आया था। तो इसमें शायद इनको बीच का रास्ता निकालने की इन्होंने कोशिश की, और इन्होंने जो शिलान्यास के लिए है उसमें कुछ इस तरह से वार्तालाप कर करके जो है वो सहमति बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ये सभी लोग लग करके इस निर्णय पे सब मिल करके पहुँचे कि देश में अमन चैन तथा परस्पर भाईचारे को बिगड़ने न दिया जाए। एक सहमति ये बनी, और दूसरा ये था कि जो शिलान्यास है वो जो विवादित परिसर है, मस्जिद का जो विवादित परिसर है जहाँ पे पूजा अर्चना, यद्यपि पूजा अर्चना अंदर हो रही है, राम चबूतरा है, सीता रसोई सब है, लेकिन वहाँ पे जो है शिलान्यास न करके उससे बाहर एक बाहरी भूखंड पे, उससे सटे हुए बाहरी भूखंड पर शिलान्यास के लिए सहमत बन गई। और कहा जाता है कि राजीव गांधी ने इसको सही सुनियोजित ढंग से इसको संपन्न कराने के लिए उस समय गृह मंत्री जो थे बूटा सिंह थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि नारायण दत्त तिवारी शायद इससे सहमत नहीं थे, जो ये परिस्थितियां बन रही थी सहमत वाली, उससे वो शायद संतुष्ट नहीं थे। इसलिए राजीव गांधी ने बूटा सिंह को भेजा था कि जा करके इसको आप सुनिश्चित करें कि ये शांतिपूर्ण तरीके से सब हो जाए। और 9 नवंबर को तमाम तरह की विघ्न बाधाओं के बावजूद 9 नवंबर 89 को प्रथम प्रहार में फर्स्ट हाफ में मुहूर्त देख करके पूरे विधि विधान से भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया। इसके लिए 7x7x7 का एक गड्ढा खोदा गया जो विवादित परिसर से बिल्कुल सटा हुआ था, और भूमि पूजन जो है स्वामी वामदेव ने संपन्न कराया। वास्तु पूजा पंडित महादेव भट्ट व पंडित अयोध्या प्रसाद ने करवाई थी। खुदाई की शुरुआत महंत अवैधनाथ जी जो गोरखनाथ पीठ के महंत थे, उन्होंने इसको फावड़ा चला करके की थी। शिलान्यास की पहली ईंट जो है उस समय 35 वर्षीय दलित युवक श्री कामेश्वर चौपाल के हाथों से रखी गई थी। कामेश्वर चौपाल अभी इस समय जो वर्तमान में जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके वो सदस्य ट्रस्टी भी हैं इस समय। ये कार्य सामाजिक समरसता के रूप में देखा गया था। हिंदू परिषद की भी यही सोच थी, और ये सभी हिंदू जितने संगठन थे उनका मानना था कि इसमें शेड्यूल कास्ट की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। इसीलिए पहली ईंट जो है एक शेड्यूल कास्ट श्री कामेश्वर चौपाल से रखवाई गई थी। एक तरफ तो ये शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, संचालित हो रहा था, दूसरी तरफ जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी वो अपना विरोध दर्ज करा रही थी, गिरफ्तारियां दे रही थी। उसका कहना था कि जो शिलान्यास ये हो रहा है वो एक कब्रिस्तान का स्थान है। ये बाबरी मस्जिद के चारों तरफ जो है वो कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान की जगह है जहाँ पे ये शिलान्यास
किया जा रहा है। इस शिलान्यास को संपन्न हो जाने के बाद हिंदू समाज के हृदय में काफ़ी उत्साह बढ़ा। ग्राम नगर की शिला भूमि पूजन में देश में एक राम लहर पैदा कर दी, जिसे लगता था कि अब और ये जन समर्थन विश्व हिंदू परिषद के हौसले काफ़ी बढ़े। इससे जो संगठन काफ़ी उत्साहित हुए और इससे जो राजनीतिक जो बड़े नेता थे उन पर भी दबाव बन रहा था, क्योंकि जनता अब जागरूक होकर के उन नेताओं पर भी दबाव बना रही थी। अब शिलान्यास हो गया, अब शिलान्यास के बाद क्या होने का था, निर्माण शुरू होना था। अब निर्माण के लिए जब इस पे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने यहाँ जो पालमपुर हिमाचल प्रदेश में जो वो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें एक प्रस्ताव पारित करके अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय जनता पार्टी का यह दृढ़ मत है कि विवादित ढांचा जन्मभूमि मंदिर के ऊपर ही बना है। इस प्रकार वो प्रत्यक्ष रूप से, अभी तक परोक्ष रूप से था, प्रत्यक्ष रूप से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को अपना समर्थन देने लगे। हिंदू संगठनों के शीर्ष नेता 30 अक्टूबर से 2 नवंबर ये जो कार सेवा का कार्यक्रम आगे रखा गया, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा का कार्यक्रम दिया गया कि इन 3 दिनों में 30, 31, पहली और दूसरी 4 दिनों के लिए कार सेवा का कार्यक्रम रखा गया। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में लाल कृष्ण आडवाणी जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने 12 सितंबर 1990 को राम रथ यात्रा निकालने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि राम रथ यात्रा कहाँ से निकलेगी, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक, सोमनाथ से लेकर के ये एक राजनीतिक कम धार्मिक यात्रा थी और जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू जनमानस को जागृत करना था। ये यात्रा 25 सितंबर से शुरू होकर के 30 सितंबर तक, 25 सितंबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर 1990 तक, 30 अक्टूबर 1990 तक सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक प्रस्तावित की गई थी। इसके माध्यम से गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांवों, हजारों गांवों, कस्बों, नगरों को आच्छादित करना था। यात्रा करीब 10,000 किलोमीटर करनी थी और औसतन 6 सभाएं प्रतिदिन इस पे हो रही थी। करीब 300 किलोमीटर करीब यात्रा प्रतिदिन पूरी हो रही थी और 6 सभाएं कम से कम नियमित रूप से की जा रही थी। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी रथ यात्राएं भी चल रही थी, जिनको ये कहा गया था कि वो आगे चल करके इन यात्राओं में मिल जाएंगी जो बाद में अयोध्या पहुंचेंगी। इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी ताकत लगा रखी थी और भारतीय जनता पार्टी भी अब इसमें खुल करके हिस्सा ले रही थी, खुल करके अपना पूरा समर्थन दे रही थी और जन समर्थन जुटाने में, क्योंकि उनकी आडवाणी की जो रथ यात्रा थी वो एक तरह से राजनीतिक चेतना और धार्मिक यात्रा दोनों, क्योंकि मिला जुला था, वो एक अपनी राजनीतिक ताकत भी बढ़ा रहे थे और साथ में जनमानस को ये राम मंदिर के नाम पर उनको जागृत भी कर रहे थे। दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। राजनीतिक तापमान काफ़ी, अब ऐसे माहौल में तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक तापमान कितना बढ़ा रहा होगा जब इस तरह की चीज़ें हों, खास करके जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे पहले होते रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच में इन मुद्दों को लेकर के काफ़ी तनाव रहता है बड़ा। एक और विश्व हिंदू परिषद उसके आनुषंगिक कार्य सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित थे। ये जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, ये सब बिल्कुल दृढ़ निश्चय किए हुए थे कि कार्य सेवा जो है हम करके रहेंगे। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में करेंगे इसको। और दूसरी तरफ जो मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनका कहना था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये उनका जुमला था जो बहुत फेमस हुआ था, पेपरों में, अखबारों में बहुत कोट हुआ था और शायद ये कुछ ज़्यादा ही उन्होंने इसको दृढ़ता दिखाई थी और इसके कारण बड़े आगे ख़राब अंजाम भी हुए। और इसी के अनुरूप जो इनका ये जुमला था, इसी जुमले के अनुरूप उन्होंने तैयारियां भी बहुत की थी। तैयारियां यूं थी कि जो ट्रेन थी उनको फैज़ाबाद रूट से डाइवर्ट किया गया था, ट्रेनें सस्पेंड कर दी गई थी। अयोध्या फैज़ाबाद रूट की बसों को
प्रतिबंधित कर दिया गया था। बसों से और लोगों को उतार करके दूर दराज के एरियो में जहाँ के रहने वाले थे वहाँ दूर भेजा जा रहा था। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पहले ही ट्रेन से उनको उतारा जा रहा था। जो भी अयोध्या फैजाबाद को जाने वाले कोई पैसेंजर रहे होंगे उनको सबको उतार करके। इसके अलावा बहुत सारी अस्थायी जेलें बनाई गई थी। और ये जो कार सेवा है ये 30 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने 30 सितंबर के महीने में ही बहुत सारे सक्रिय हिंदू कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये माना कि हर गांव में, हर कस्बे में जो रामलीला कमेटी हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, जो अन्य हिंदू सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको सबको उन्होंने धीरे धीरे करके अरेस्ट करा लिया और अरेस्ट करके उनको जेलों में भेजा। न केवल उस जिले की जेल में बल्कि दूर दराज की जेलों में उनको स्थानांतरित किया। अस्थायी जेलें भी बनाई गई। इस प्रकार उसमें लाखों लोगों को अरेस्ट करके वहाँ पे जेलों में ठूसा गया। हमने पिछले प्रथम वीडियो में शायद इस बात का जिक्र भी किया था कि हमारा परिवार भी इस आंदोलन में हमारे बड़े भाई भी सक्रिय रहे हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ के रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी वर्षों तक रहे हैं। और वो जब शिला पूजन हुआ था उसकी भी उन्होंने अगुवाई की थी। इस प्रकार जब ये आंदोलन, इसका कार सेवा वाला सिलसिला शुरू हुआ तो उनको सितंबर में ही गिरफ्तार करके पहले बाराबंकी के जेल में, फिर सुल्तानपुर की जेल में 42 दिनों तक जेल में रखा गया था उनको। अयोध्या को एक तरह से पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया था। करीब 30,000 से अधिक पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स जो थी वहाँ पे मौजूद थी। और वहाँ पे अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कई दिन पहले से वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था कि कोई भी वहाँ पहुँच ना पाए। उधर आडवाणी की रथ यात्रा वो वहाँ पे पूरी सफलता के साथ शुरू हुई थी। सोमनाथ से वो आगे बढ़ी रही थी। रोज़ कई प्रदेशों में सैकड़ों सभाएं उन्होंने की। 23 अक्टूबर को रथ यात्रा जो शुरू की थी इन्होंने तो 25 सितंबर को शुरू की थी, और 25 सितंबर को होते होते ये 23 अक्टूबर आ गया। 23 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा बिहार में प्रवेश की, बिहार में। और बिहार में उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने यात्रा को रोकने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को रोकना है, और इसको पहले रांची में रोकने का उन्होंने आदेश दिया था। लेकिन रांची में उस समय डिप्टी कमिश्नर जो थे वो अफजल अमानुल्लाह जी थे, और अफजल अमानुल्लाह जो थे वो सैयद शहाबुद्दीन के दामाद थे। और सैयद शहाबुद्दीन कौन थे? वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। तो जो अमानुल्लाह जी थे उन्होंने खुद मना कर दिया कि भाई इससे अगर मैं गिरफ्तार करता हूँ तो इससे जो धार्मिक सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ेगी, इसलिए मैं इसको ये अंजाम नहीं दे पाऊँगा। अंततोगत्वा इस रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोकने का आदेश दिया गया, और आडवाणी जी को प्रातः वहाँ पे हेलीकॉप्टर से दुमका के सरकारी गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहाँ से उनको 2-3 दिन बाद छोड़ दिया गया। अर्थात ये यात्रा वहाँ पे बिहार में टर्मिनेट हो गई 23 अक्टूबर 1990 को, उनकी गिरफ्तारी के बाद। और उनको फिर वहाँ से दुमका ले जाया गया, वहाँ से उनको 2-3 दिन बाद छोड़ दिया गया। और इधर 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होने वाली कार सेवा को लेकर के जगह जगह सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे, छोटे छोटे झगड़े भी हो रहे थे, दंगे भी हो रहे थे इस यात्रा। और ये रथ यात्रा जो रोकी गई थी बिहार में, जिसको लालू यादव ने रोका था, इसके रोके जाने के बाद जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, हैदराबाद आदि बड़े शहरों में बहुत सारे स्थानों पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय 166 सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें करीब 564 लोग मारे गए थे। इन दंगों में उस रथ यात्रा को रोकने के बाद जो घटनाएं घटित हुई थी 3-4 दिनों में, उसमें इस तरह की होती। रथ यात्रा रोकने जाने से भारतीय जनता पार्टी नाराज़ थी। केंद्र में वो अपना समर्थन बीपी सिंह को दे रही थी, वो समर्थन अपना वापस ले लिया, और वापस लेने से बीपी सिंह की सरकार केंद्र में गिर गई। अब आते हैं कि अयोध्या, अब ये यहाँ तक तो रथ यात्रा की बात हुई। अब उसके बाद क्या हुआ कि 30 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में कार सेवा होनी थी। तमाम चारों तरफ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ये वो सब, बहुत सख्ती, सब कुछ था। लेकिन फिर भी कार सेवा, जो कार सेवक थे वो भी दृढ़ निश्चयी थे कि नहीं, हमको कार सेवा करनी है। सबसे पहली शुरुआत 30 तारीख को
जिसका नेतृत्व आचार्य वामदेव, महंत नृत्य गोपाल दास, अशोक सिंघल आदि कर रहे थे। ये जत्था जो है बैरिकेडिंग को तोड़ता हुआ श्री राम जन्मस्थान बाबरी मस्जिद के पास पहुंचा। और कहा जाता है कि उसी में शरद कोठारी और राम कोठारी, दो बंधु, कोठारी बंधु जिनको कहा गया है बाद में, कि इन्होंने वहाँ पे बाबरी मस्जिद के जो गुंबद था उस पर इन्होंने झंडा फहरा दिया था। झंडा विश्व हिंदू परिषद का झंडा वहाँ पे फहराया था, इन्होंने गुंबद पे चढ़ करके झंडा फहरा दिया था। पुलिस ने गोलियां चलाई थी और उस दिन 16 कार सेवक मारे गए थे और उस दिन की कार सेवा समाप्त हुई। 16 कार सेवक जो है उसमें मारे गए थे। बहुत सारे कार सेवक घायल भी हुए थे क्योंकि गोली काफ़ी बड़े पैमाने पर गोलियां चलाई गई थी। 31 और 1 नवंबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन कोई कार सेवा नहीं की गई थी। लेकिन 2 नवंबर 1990 को पुनः काफ़ी संख्या में कार सेवक जो है फिर जुटे। कहा जाता है कि विवादित परिसर को कुछ क्षति भी हुई, लेकिन पुलिस ने गोलियां चलाकर वहां से खदेड़ा तथा हनुमानगढ़ी के पास ये सारे कार सेवक जमा हुए। वहां से राम जन्मभूमि परिसर के पास पहुंचे। वहां जब गोलियां चली तो वो सब यहाँ छिटक करके आए इधर और हनुमानगढ़ी के पास सारे एकत्रित हुए। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने पूरी बर्बरता के साथ फायरिंग की, जिसमें निहत्थे कार सेवक, बहुत सारे निहत्थे कार सेवक मारे गए। और कहा यह जाता है कि दोनों दिन, सरकारी आंकड़ा तो यही कहता है कि दोनों दिनों में खाली 26 कार सेवक मारे गए। लेकिन जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे अयोध्या के, उन्होंने कहा कि बहुत जनहानि हुई थी क्योंकि बहुतों को तो सरजू नदी में सीधे सीधे जल समाधि दे दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद ने मारे गए कार सेवकों को शहीद घोषित किया। उनका अंतिम संस्कार 4 नवंबर 1990 को सरजू के घाट पर पूरे सम्मान के साथ, सरजू किनारे पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। और उनके अस्थि कलश को भारत के विभिन्न शहरों तथा कस्बों में घुमाया गया और शोक सभाएं आयोजित की गई। उसमें लोगों को इनके बलिदान को व्यर्थ न जाने को, निरर्थक न जाने देने की शपथ दिलाई गई। देश में सांप्रदायिक माहौल काफ़ी उत्तेजनापूर्ण था, काफ़ी बिगड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश में चूँकि गोली ये चली थी, इसमें बहुत सारे कार सेवक मारे गए थे। यद्यप कार सेवा संपन्न नहीं हो पाई, कोई उसमें उस तरह सा कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हो पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार जो चल रही थी उसमें बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी। ये एक तरह से संयुक्त मोर्चे की सरकार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। लेकिन जब ये निहत्थे कार सेवकों पे जब गोली मुलायम सिंह ने चलवाई तो उसी दिन इन्होंने, बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो तुरंत कांग्रेस ने बढ़ करके अपना समर्थन मुलायम सिंह को दे दिया, जिससे मुलायम सिंह की सरकार तो उस समय बच गई। सरकार उनके कांग्रेस के समर्थन देने से उसमें सरकार तो उनकी बच गई, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक भूल के भंवर में फंस गई कि उसके बाद, इस 90 के बाद, 2 नवंबर के बाद, इस घटना के बाद जो है, कभी उत्तर प्रदेश में ये चौथे नंबर की पार्टी बन करके रह गई। अल्टीमेटली मुलायम सिंह सरकार भी जून में, इसको राहत खाली 5-6 महीने की मिल पाई, कांग्रेस ने भी समर्थन वापस लिया होगा। अल्टीमेटली ये सरकार जून में गिर गई और पुनः 1991 में पुनः चुनाव हुए और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई और कल्याण सिंह उसके उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। अब ये मुख्यमंत्री बने और राम मंदिर आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो गया था, कल्याण सिंह का हो गया था। कल्याण सिंह पुराने आरएसएस के थे, बहुत सारे नेता सब आरएसएस से जुड़े हुए थे, उनकी पूरी सहानुभूति नहीं, पूरा समर्थन इस आंदोलन का था, तो आंदोलन को था। तो अब ये कार सेवा जो थी 30 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक, ये तो किन्हीं कारण अब इतने रक्त रंजित समापन के बाद ये संपन्न तो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद राम मंदिर का जो निर्माण है भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी आ चुका था, क्योंकि अब उससे उनको राजनीतिक फ़ायदा, जनता उनको एक तरह से राजनीतिक का फ़ायदा भी दे रही थी, मान रही थी कि अगर
राम मंदिर बनने को होगा तो भारतीय जनता पार्टी ही बनवाएगी, इसलिए जनता का इन पर विश्वास भी बढ़ रहा था। इसी क्रम में अक्टूबर में, जून में इनकी सरकार, 91 में इनकी सरकार बनी, 91 में ये कल्याण सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री बने, और 7 व 10 अक्टूबर 91 को भूमि अधिग्रहण कानून 1894 की धारा 4(1), 6 व 17(4) के अंतर्गत विवादित परिसर की 277 एकड़ ज़मीन को सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। ये कहते हुए अधिग्रहित किया कि इस का धार्मिक यात्रियों के लिए, उनके जो सुविधाओं के विकास के लिए हम इसको अधिग्रहण करते हैं। और इस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, लेकिन वो याचिका एक ऐसे उसमें फंस गई कि उस पर बहस हुई, सब कुछ हुआ, और उसका निर्णय ये कहा जाता है कि 3 जजों की पीठ ने इसको सुना था, इस याचिका को सुना था। उसमें 2 जजों ने 4 दिसंबर को अपना निर्णय भी लिख लिया था, लेकिन जो तीसरे जज साहब थे, जो भी रहे हों, उन्होंने इसको 11 दिसंबर 1992 के लिए स्थगित कर दिया। 2 जजों ने तो 4 दिसंबर 1992 को अपना जजमेंट लिख लिया, लेकिन ये जो तीसरे जज जो थे, इन्होंने 11 दिसंबर 1992 के लिए इसको टाल दिया। इसी आक्रोश में कार सेवा की तारीख 6 दिसंबर 1992 पहले से ही घोषित कर रखी थी। इन जितने संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, RSS, इन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में कार सेवा के लिए दिन पहले से ही मुकर्रर कर रखा था, और उस दिन मुकर्रर कर रखा था, लेकिन वो उस दिन एक एक दिन गिना जा रहा था, क्योंकि जबकि 4 दिसंबर को 2 जजों ने जजमेंट लिख लिया था, तो ये माना जा रहा था कि 6 दिसंबर से पहले ये जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये जो भूमि है इसका अधिग्रहण उत्तर प्रदेश सरकार ने किया हुआ था, तो उस पर भूमि जो है कार सेवा करवा सकते थे। और लेकिन हुआ क्या कि जो तीसरे जज थे, उन्होंने अपना जजमेंट जब टाल दिया, तो एक तरह से ये जो पूरा मामला था ये आक्रोश का हो गया कि ये जानबूझ करके इसको 11 दिसंबर को टाला गया है, जबकि 6 दिसंबर को यहाँ पे कार सेवा के लिए तिथि पहले से घोषित है। तो हुआ यही जिसकी आशंका थी। 6 दिसंबर को इसी आक्रोश में, जो 6 दिसंबर 1992 का दिन जो पहले से निर्धारित था कार सेवा के लिए, उस दिन कार सेवा के लिए वहाँ पे अयोध्या पहुँचने के लिए लोगों से आह्वान किया गया था। बहुत सारे लोग, लाखों लोग अयोध्या पहुँचे हुए थे, अयोध्या पहुँचे थे। इसमें बड़े बड़े बीजेपी के भी नेता थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, विजया राजे सिंधिया, और विश्व हिंदू परिषद के विष्णुहर डालमिया, गिरिराज किशोर, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, ऐसे बहुत सारे नेता जो है ये वहाँ पे मौजूद थे। और ये जो राम जन्मभूमि परिसर है, इससे कुछ ही दूरी पे एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, कि उस रैली में बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने, काफ़ी स्वयंसेवक सब इकट्ठा हुए थे, और जिसको बड़े नेताओं ने संबोधित किया था। यद्यप मस्जिद के जो परिसर था, वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर था, उसके चारों ओर पुलिस का बहुत बड़ा घेरा था, पैरामिलिट्री फोर्स बहुत तादाद में वहाँ मौजूद थी। लेकिन जब ये संबोधन किया और भीड़ बढ़ने लगी, तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो गई कि करीब उसमें से करीब 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था जो है बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ा, और वो उस पे गुम्बद पे चढ़ने लगा, और चढ़ते चढ़ते देखते देखते 3:40 पे एक गुम्बद उन्होंने ध्वस्त कर दिया। जो भी व्यवस्था थी वो कोई भी उसमें रोक नहीं पाया, और 3:40 पे एक गुम्बद गिर गया, और होते करते 5 मिनट बाकी थे, 4:55 पे दोनों जो दूसरे गुम्बद थे उनको भी ध्वस्त कर डाला गया। इसका कारण शायद यही एक था कि कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस तो बहुत सारी लगी हुई थी, वहाँ लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने ये आदेशित किया था कि भाई किसी निहत्थे कार सेवक पे आप गोली नहीं चलाएंगे, आप और सारे जतन कर लीजिए, उनको रोकने की सारी व्यवस्था करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उन पर गोली नहीं चलाइएगा।
उस गोली न चलाने से, अगर हो सकता है कि भाई गोली चलाते तो उसमें 100, 200, 400 लोग, 500 लोग मरते, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ लाखों लोग हों, लाखों लोगों में 2-4 के मरने से कभी भीड़ रुकती नहीं है जब तक कोई बहुत बड़ा वो ना हो। तो उसमें ये था कि हाँ बहुत जन की हानि होती, तो उसमें इन्होंने निर्णय लिया था कि भाई नहीं, कोई निहत्थे पे गोली कोई भी नहीं चलाएगा। अल्टीमेटली जिस चीज़ की आशंका थी, संभावना जताई जा रही थी, 6 दिसंबर 1992 को देश के जैसे ही ये ध्वस्त हुआ, शाम को कल्याण सिंह ने अपने सरकार का इस्तीफा सौंप दिया। देश में जगह जगह जो है सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, दिल्ली, भोपाल तथा अन्य शहरों में, जिसमें करीब 2000 लोगों की मृत्यु हुई तथा करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। उसी दिन शाम को जो है कल्याण सिंह ने तो इस्तीफा दिया ही, केंद्र सरकार ने जो भाजपा शासित 4 राज्य और थे, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश, वहाँ की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। साथ में विश्व हिंदू परिषद पर भी पाबंदी, थोड़े समय के लिए पाबंदी लगा दी गई। और इन्हीं दंगों की पृष्ठभूमि में ही 1993 में बॉम्बे में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे वो भी इसी से संबंधित ही रहे, जिसमें भी जनधन की काफ़ी नुकसान हुआ था और जिसको काफ़ी लंबे समय तक महसूस किया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस की आंच जो है, जो ये विध्वंस हुआ था, इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश थे MS लिब्रान की अध्यक्षता में 16 दिसंबर 1992 को एक जांच आयोग का गठन किया, जिसने 16 वर्षों बाद 30 जून 1909 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें निष्कर्ष में कहा गया था कि ये बाबरी मस्जिद विध्वंस ना तो स्वतः स्फूर्ति था और न अनियोजित था। ये 2 निष्कर्ष निकाले थे इस लिब्रान आयोग ने। 16 साल बाद ये इसका निर्णय आया था, इसका निष्कर्ष आया था। इस विध्वंस का, ये बाबरी मस्जिद विध्वंस का पाकिस्तान में स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई थी। पाकिस्तान सरकार ने 7 दिसंबर को अपनी शिक्षण संस्थान आदि बंद रखे, लोगों ने हड़ताल की, जिसमें हिंदुओं के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ डाला गया, छत पहुंचाई गई, हिंदुओं का उत्पीड़न काफ़ी बढ़ गया, इसमें उत्तेजना में कई हिंदुओं की मृत्यु हुई। इसी प्रकार बांग्लादेश में भी उन्मादी मुस्लिम भीड़ ने भी पूरे देश में उत्तेजनात्मक माहौल पैदा किया, कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, दंगों की हवा दी गई और जिसमें बहुत सारे हिंदू मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुस्लिम देशों में छुटपुट घटनाएं हुई। इस प्रकार ये बाबरी मस्जिद का प्रखंड जो है पूरा होता है। अब इसके बाद ये पूरा जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो पूरा विवाद है वो हाई कोर्ट को पहुंचा दिया जाता है। हाई कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस पे आगे सुनवाई करके जजमेंट इस पे अपना निर्णय देगी, जिसको अब हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में इसको पूरा करेंगे, समाहित करेंगे। धन्यवाद।